सुनील बहुत खुश था। हो भी क्यों ना। जिस चीज की कामना वह कई सालों से कर रहा था, आज उसका इंतजार खत्म जो हुआ। आज उसने कुछ प्लान किया था, इसीलिए अपनी पत्नी सीमा को, जो कि इस समय घर पर ही होगी, सोचकर सुनील अपनी पत्नी सीमा को फोन लगाया तो उसका फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। अरे सीमा, तुम भी कितनी लापरवाह हो। इंसान ज़रूरी काम के लिए ही फ़ोन रखता है, और इन मैडम का फ़ोन तो हमेशा बंद रहेगा या तो बिज़ी आएगा। अरे, जब तुम्हें फ़ोन उठाना ही नहीं है तो फ़ोन उठाकर फेंक दो अपना। मन ही मन खिंचता वह स्वयं से ही बोल रहा था। तभी मिस्टर अनुराग उसकी केबिन में आ गए और उसे शुभकामनाएं देने लगे। अरे सर, थैंक यू। आपकी बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं कभी भी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। अरे सुनील, कैसी बातें करते हो। एहसान की क्या बात है। तुम्हारे जाने से कितनों का भला हो रहा है। कुटिल मुस्कान लिए मिस्टर अनुराग ने कहा। अच्छा, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, घर नहीं जाना है क्या? जाओ, अपने माता पिता को गुड न्यूज़ सुनाओ और आज का दिन उनके साथ सेलिब्रेट करो। जी सर, आपने सही कहा। मैं बस निकलने ही वाला था। आपको भी ज़रूर मैं सेलिब्रेशन में शामिल करूँगा। ओके ओके, हैव अ गुड डे। वंस अगेन थैंक यू सर। कहता हुआ सुनील घर की ओर निकलने लगा। रास्ते में ही उसने मिठाई खरीद ली थी, ताकि उसके घर पहुंचने पर और यह खुशखबरी सुनने के बाद उसके पिता यहाँ वहाँ दौड़ने ना लगे मिठाई लेने के लिए। सीमा को आवाज़ देते हुए सुनील जैसे ही घर में दाखिल हुआ, रूपा को वहाँ बैठा देख उसके होश उड़ गए थे। रूपा माँ और बाबूजी के साथ बैठकर ऐसे बात कर रही थी मानो कब से उन्हें जानती हो। सुनील की आंखें सीमा को ढूंढ रही थी। सीमा वहां नजर नहीं आ रही थी। सुनील ने गुस्से से रूपा को पूछा, तुम यहाँ कैसे? यहाँ का पता तुम्हें किसने बताया? रूपा ने कहा, बहुत दिन हुए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए आपसे मिलने आपके ऑफिस आ गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि आप घर जा चुके हैं, इसीलिए आपसे मिलने यहाँ चली आई। ऑफिस से आपके घर का पता मिल गया। बधाई हो आपको। सुना है कंपनी आपको विदेश भेज रही है। रूपा की बातों से सुनील का गुस्सा और तेज हो गया था। विदेश जाने के बाद वह खुद अपने परिवार को देना चाहता था। घर में सबका मुंह मीठा करवा कर वह यह खुशखबरी देगा, ऐसा सोचकर सुनील ऑफिस से लौटते हुए मिठाई लेने चला गया था, जिसके कारण उसे घर आने में देरी हो गई थी। रूपा का इस तरीके से घर तक चले आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह ऐसा कर सकती है, इस बात का सुनील को जरा भी अंदाजा ना था। इससे पहले कि सुनील रूपा को वहाँ से चले जाने के लिए कहता, सीमा चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। उसने सुनील से कहा, अरे, आपने रूपा के बारे में कभी बताया ही नहीं कि ये आपके पुराने ऑफिस में आपकी सहायक थी। सुनील समझ गया था कि रूपा ने अपना यही परिचय दिया होगा। उसने सीमा से कहा, हाँ, कभी मौका ही नहीं मिला, पर तुम ये सब छोड़ो और अपना मुंह मीठा करो। सीमा ने कहा, मुंह मीठा किस खुशी में? सुनील ने कहा, बताता हूँ। उसने माँ व बाबूजी के पैर छुए, फिर बताया कि कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। तब सीमा ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, और आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। बाबूजी ने सुनील से पूछा, कितने दिनों के लिए जाना है बेटा? सुनील ने कहा, मुझे एक नए प्रोजेक्ट के साथ वहाँ भेजा जा रहा है। जब तक वह पूरा नहीं होता वापस आना नहीं होगा। माँ जी ने कहा, ऐसी बात है तो बहू और अनु भी तेरे साथ जाएंगे। इतने दिन ये दोनों तेरे बिना कैसे रहेंगी? सीमा यह सब सुनकर अंदर अंदर बेचैन हो रही थी। सीमा ने सबको टोकते हुए कहा, यह सब बातें हम बाद में करेंगे। रूपा जी पहली बार हमारे घर आई हैं, इनको चाय नाश्ता तो करने दो। सीमा ने ऐसा कहा तो रूपा जानने के लिए उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुँचने में देर होगी। सीमा ने रूपा का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और कहा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, मैं बिना कुछ खाए पिए आपको जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करिए, सुनील आपको घर छोड़ आएंगे। चाय नाश्ता होने के बाद
सीमा के कहने पर सुनील रूपा को छोड़ने चला गया था। रूपा के जाते ही माँ जी ने सीमा से कहा, बहू, मुझे यह रूपा कुछ ठीक नहीं लगी। देखा नहीं तुमने सुनील से कैसे बातें कर रही थी। सीमा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं माँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दोनों ने काफ़ी समय साथ में काम किया है, इसीलिए दोस्ती जैसा रिश्ता तो बन ही जाता है। माँ जी ने सीमा से कहा, तुझे आज तक किसी में कोई बुराई दिखी है जो तुझे इस रूपा में दिखेगी? रूपा को घर छोड़कर आने के बाद सुनील थोड़ा परेशान सा लग रहा था। वह सीधे अपने कमरे में चला गया था। सीमा खाना खाने के लिए उसे बुलाने गई तो देखा सुनील अपने कमरे की दीवार पर लगी सीमा और अनु की तस्वीर को बड़ी ध्यान से निहार रहा। तभी सीमा ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? चलिए खाना खा लीजिए। सुनील ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे पूछा, सीमा सच बताओ, अगर मेरे से कभी कोई गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? सीमा ने हंसते हुए कहा, नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती और आप मुझे चिढ़ाने के लिए ही यह सवाल बार बार पूछते हैं। अब चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सीमा के जाने के बाद सुनील सोचने लगा, सीमा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास करती है। मेरी इतनी बड़ी भूल को सीमा स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसे जिस दिन भी पता चलेगा उसके विश्वास की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएगी, वह पूरी तरह से टूट जाएगी। अपनी इस भूल का सुधार मैं कैसे कर पाऊँगा पता नहीं। थोड़ी देर बाद सुनील फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आकर बैठ गया था। उसने सीमा से पूछा था, तुमने खाना खाया? सीमा ने कहा, इतने वर्षों में आपको खिलाए बिना मैंने कभी खाया है जो आज खा लूँगी। उसने खाने की थाली परोसकर सुनील के सामने रख दी थी। थाली देखकर सुनील ने कहा, यह सब? तब सीमा ने कहा, आपकी सफलता की खुशी में विदेश जाकर काम करने का सपना आप कितने सालों से देख रहे थे। सुनील ने सीमा से कहा, तुम सच में मुझे कितने अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही मेरे मन की हर बात को महसूस कर लेना जैसे तुम्हारी आदत बन गई है। न जाने क्यों, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम सच में बहुत ही खास हो सीमा। तुमने सही मायने में मेरी ज़िंदगी को रोशन किया है। कितनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तब सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बस भी करिए। अपनी तारीफ़ों से मेरा पेट भरने का इरादा है क्या? सुनील ने कहा, तुम बैठो, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारी थाली परोसता हूँ। सीमा ने चुटकी लेते हुए कहा, फिर तो खीर की मिठास और बढ़ जाएगी। माँ और बाबूजी बेटे बहू की इस हंसी ठिठौली को दूर से देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। अगले दिन सुनील ऑफिस से लौटा तो उसने देखा घर में माँ बाबूजी और सीमा के बीच में बहस छिड़ी थी। सुनील की इच्छा थी कि सीमा और अनु भी उसके साथ विदेश जाए और सुनील की इच्छा देखकर माँ बाबूजी भी इसी बात की जिद किए बैठे थे, पर सीमा ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। सुनील ने प्रस्ताव रखा था कि माँ बाबूजी के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख देंगे। माँ बाबूजी को भी इस बात से कोई ऐतराज़ ना था, पर सीमा ने इस बात का पूरा विरोध करते हुए सुनील से कहा था कि इस उम्र में माँ बाबूजी की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। बाबूजी की तबीयत अक्सर ऊपर नीचे होती रहती है। अनु की पढ़ाई भी बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है और आपके वापस लौटने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। इसीलिए आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। मैं और अनु यहीं रहेंगे माँ बाबूजी के साथ और अब इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ऐसा कहकर सीमा ने सबको चुप करवा दिया था। माँ बाबूजी मन ही मन सोचकर खुश हो रहे थे कि आज के ज़माने में सीमा की जैसी बहू मिलना उनके किसी अच्छे काम का ही फल। सुनील के जाने का समय नज़दीक आ रहा था। सीमा उसके जाने की तैयारी में जुटी थी। सुनील के साथ रखने के लिए उसने बहुत सा नाश्ता घर पर ही बनाकर तैयार कर दिया था और बार बार सुनील से कह रही थी, मुझे तो आपके खाने पीने की चिंता लगी रहेगी। देखते ही देखते सुनील के जाने का दिन आ गया था। सुनील ने माँ बाबूजी का आशीर्वाद लिया, अनु को गले से लगाया, पर सीमा से
अपना और सबका ख्याल रखने के लिए कहा और उसकी चिंता ना करने की भी हिदायत दी। सुनील के जाने के बाद घर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। अनु भी मुंह उतार के बैठी थी। माँ बाबूजी का मन भी बहुत उदास था। बुढ़ापे में बेटे को खुद से दूर करना किसी भी माता पिता के लिए दिल पर पत्थर रखने जैसा होता है। दुख तो सीमा को भी था। शादी के इतने सालों में यह पहला अवसर था जब वह सुनील से इतने समय के लिए दूर हुई थी। माँ बाबूजी का सोचकर उसने सुनील के साथ जाने से इनकार तो कर दिया था, पर अपनी पीड़ा वह किसी से भी कह नहीं सकती थी। घर का माहौल ठीक करने के लिए सीमा ने ऐलान कर दिया था कि आज रात को डिनर के बाद हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे। कोई बहाना नहीं बनाएगा। रात को बाहर से आने के बाद सबका मूड थोड़ा ठीक हो गया था। अगले दिन सुनील का फ़ोन भी आ गया था कि वह खैरियत से पहुंच गया है। माँ बाबूजी को तसल्ली हो गई थी। सुनील के जाने के लगभग 2 महीने बाद अचानक एक दिन सीमा को एक फ़ोन आया और वह किसी को भी बिना बताए भागती हुई घर से निकल गई थी। सीमा को जाकर काफ़ी समय बीत चुका था। बाबूजी दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे और उसकी राह देख रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद अचानक एक टैक्सी घर के सामने आकर रुकी। सीमा घर आ चुकी थी। माँ बाबूजी ने उसके अंदर आने की भी प्रतीक्षा नहीं की थी और उससे पूछ बैठा, कहाँ चली गई थी बेटा? चिंता के कारण तेरी सांस का बुरा हाल है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बाबूजी। सीमा बहुत ही संक्षिप्त जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने के बाद उसने माँ जी से कहा, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है। मैं खाना बना कर जाऊंगी, आप लोग खा लेना। अनु को भी मैंने समझा दिया है। इतना बोलकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो माँ जी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया और अपने पास बैठाकर उससे बोली, क्या बात है? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तेरे चेहरे का रंग उड़ा दिया है? सुबह भी तूने कुछ नहीं बताया। बोलने बताने से मन हल्का हो जाता है बेटा, और समस्या का समाधान भी निकल आता है। तब सीमा ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है माँ जी। कुछ समस्याओं का ना तो कोई अंत होता है, ना ही उनका कोई हल होता है। वे जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहती हैं। रात बहुत हो गई है, अब सो जाऊं। अपने कमरे में आकर सीमा लेट गई थी, पर आज की रात काटना उसके लिए कितना भारी था यह किसी को नहीं पता था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर तैयार कर दिया था। घर से निकलने से पहले वह माँ बाबूजी के पास गई, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, मेरे पीछे अगर सुनील का फ़ोन आए तो उनसे कुछ मत कहिएगा। सीमा के जाने के बाद माँ बाबूजी सोच रहे थे, इतने सालों में सीमा को कभी इतना परेशान नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो सीमा किसी को नहीं बताना चाहती थी। रात को सीमा घर लौटी तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था। माँ जी ने उसको देखते ही सीमा से सवाल किया, यह किसका बच्चा है? बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको देखते ही ऐसा लगा मानो सुनील का बचपन लौट आया हो। माँ जी के इन शब्दों ने सीमा के कानों में जैसे जहर घोल दिया था। उसने माँ जी से कहा, यह अथर्व है, मेरी एक बहुत ही खास सहेली का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मरते समय इसकी जिम्मेदारी वह मुझे सौंप गई है। अथर्व अब हमारे साथ ही रहेगा। माँ जी ने पूछा, और इसके पिता? सीमा ने कहा, इसके पिता कोई गैर जिम्मेदार इंसान ही होंगे जिन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। माँ जी ने सीमा से कहा, पर बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सुनील की राय ले ली होती तो अच्छा होता। अगर उसे कोई ऐतराज़ हुआ तो? सीमा ने कहा, क्यों माँ जी? क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है? मैं अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकती? सुनील से अभी इस बारे में बात करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। उनके वापस आने के बाद मैं उनसे बात करूँगी। सीमा ने बात जारी रखा, अगर आपको और बाबूजी को अथर्व के यहाँ रहने से कोई ऐतराज़ हो तो कह दीजिए। माँ जी ने सीमा से कहा, कैसी बात कर रही है बेटा? हमें पता है तो कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी। सीमा ने अथर्व का दाखिला
अनु के स्कूल में ही करवा दिया था। अथर्व के आने से घर का वातावरण बदल चुका था। माँ और बाबूजी का समय दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। बाबूजी की तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ गया था। लेकिन इन सब के बीच में सीमा की खामोशी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे सिर्फ सुनील के वापस आने का इंतज़ार था। समय अपनी गति से भाग रहा था। अनु और अथर्व युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पूरे 7 वर्षों बाद सुनील आज फिर घर लौट रहा था। माँ और बाबूजी की खुशी का ठिकाना ना था। अनु भी अपने पिता से मिलने के लिए उतावली थी, लेकिन सीमा के चेहरे पर उत्साह और खुशी की जगह अनगिनत सवालों की छाप थी। पिता के इंतज़ार में बैठी अनु दरवाजे की घंटी बजते ही झट से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए भागने ही वाली थी कि सीमा ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम और अथर्व बाहर मत आना। सीमा के इस बर्ताव से माँ और बाबूजी को आने वाली किसी तूफान की आशंका हो रही थी। सीमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सुनील को खड़ा देख उसकी आंखों में गुस्से का उबाल आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। सुनील ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला ली थी, जिसे सीमा ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। सीमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। सुनील अपना सामान लेकर अंदर आया तो माँ और बाबूजी उठ खड़े हुए। इतने सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी आंसू बनकर उनकी आंखों से बह रही थी। माँ बाबूजी से मिलने के बाद सुनील ने सीमा से पूछा, अनु कहीं नज़र नहीं आ रही है? तुमने उसे बताया नहीं कि मैं आज आने वाला हूँ? कहाँ चली गई है वह? सीमा ने कहा, वह अपने कमरे में है। सुनील अनु से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा ही था कि सीमा ने उससे कहा, रुक जाइए, पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनील ने कहा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जिसके लिए तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए रोक रही हो? सीमा ने कहा, आपके लिए तो 7 साल पहले भी यह बात ज़रूरी नहीं थी, इसीलिए तो अपनी गलतियों से मुंह छिपाकर भाग गए थे। माँ जी ने सीमा को चिल्लाते हुए कहा, बहू, इतने साल बाद तेरा पति घर लौटा है, यह क्या तरीका है उससे बात करने का? तब सीमा ने कहा, फिर आप ही पूछिए, अपने बेटे से आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इन्हें अपने ऑफिस में सिफारिश करके घूस देकर विदेश जाने का अवसर हासिल करना पड़ा? कौन सा प्रोजेक्ट 7 वर्षों तक चलता है? क्यों इन 7 वर्षों में ये एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए? पूछिए माँ जी। बाबूजी आप पूछिए, शायद आपको सच बता दे आपका आदर्श बेटा। सीमा ने आज सारी मर्यादा को किनारे कर दिया था। उसने माँ बाबूजी से कहा, आपका बेटा अपनी काबिलियत पर विदेश नहीं गया था, बल्कि अपनी गलती से पीछा छुड़ाने के लिए गया था, और उस गलती का नाम है रूपा। सीमा ने माँ जी से कहा, उस दिन जो फ़ोन आया था ना, और मैं आप लोगों को बिना कुछ बताए घर से चली गई थी, वह रूपा का ही फ़ोन था। अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वह। अपने बेटे की फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया था मुझे फ़ोन करके बुलाने के लिए। मरने के पहले उसने सुनील और अपने रिश्ते की सारी सच्चाई मुझे बताकर मुझसे माफ़ी मांगी, और उसी ने मुझे बताया कि कैसे सुनील ने अपने ऑफिस के एक सहयोगी को मिलने वाला विदेश जाने का अवसर पैसे खिलाकर अपने नाम करवा लिया था। मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए उसने अपनी आखिरी इच्छा रखी थी कि अथर्व को उसके पिता का नाम और साथ मिल जाए। अथर्व मेरी किसी सहेली का बेटा नहीं है, बल्कि वह सुनील और रूपा के रिश्ते की निशानी है। आपको याद है माँ जी, अथर्व को पहली बार देखकर आपने कहा था कि अथर्व को देखकर आपको सुनील का बचपन याद आ गया। आपकी वो शब्द हर पल मेरे कानों में गूंजते रहते थे। पिछले 7 वर्षों से जिस दर्द और पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, उसकी चुभन सिर्फ मैंने महसूस की है। मैं खुद जलती रही, पर आपकी और बाबूजी की नज़रों में मैंने सुनील को गिरने नहीं दिया। अनु के लिए उसके पिता का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। माँ और बाबूजी यह सब सुनकर सीमा के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। सुनील एक अपराधी की तरह निशब्द होकर सीमा के सामने बेबस खड़ा था। सीमा अनु और अथर्व को उनके पिता से मिलवाने के लिए बुलाने जा रही थी और सोच रही थी कि शादी के बाद विदाई के वक्त माँ ने यह तो समझाया था कि जीवन संगनी का सफ़र बहुत कठिन होता है,
पर यह बताना भूल गई कि इस सफ़र में धोखे भी मिलेंगे और जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अकेलापन महसूस कर रही थी। मेरी सहेली प्रिया पूछती रही, क्या बात है, क्यों उदास है, कुछ तो बता। मैंने उसे बताया कि जब मैं और माँ साथ थे तो एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, मगर अब जब वे नहीं रही तो डाल से टूटे पत्ते की तरह मैं बेसहारा सी हो गई हूँ। माँ तो हर वक्त मुझे सातवें आसमान पर बिठाए रखती थी। इसमें कितना सच था यह तो पता नहीं, मगर हर वक्त उनका यह कहना कि मुझसे सुंदर कोई लड़की हो ही नहीं सकती और मेरे लायक कोई लड़का होगा ही नहीं, मुझे भरमा गया। उस कमसिन उम्र में मुझ पर उनकी बातों का अंदर तक असर हो गया था। उस वक्त मुझे हर लड़का अपने से कम नज़र आता था। उनका यह कहना कि कोई राजकुमार ही मुझे ब्याहने आएगा मुझे ऐसे परिदेश में ले जाता था जहाँ सपनों का खूबसूरत संसार था। धीरे धीरे मैं अपने को सबसे सुपर समझने लगी। जब भी कोई रिश्तेदार कोई प्रपोजल लेकर आता, माँ खूब चीखती, कहाँ यह और कहाँ मेरी बेटी जो 30,000 कमा रही है। धीरे धीरे हर 25,000 वाला लड़का लाख तक पहुँच गया। मैं वहीं की वहीं थम गई। कई रिश्तों को मैं खुद ठोकर मार चुकी थी। कई के मैंने इंटरव्यू लिए, फिर उनका खूब मजाक उड़ाया। अपने आगे मुझे कोई रिश्ता जचता ही नहीं था। अब तो रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। रिश्तेदार भी डरते थे कि अगर हमने कोई लड़का बताया तो ये दोनों हमारा ही मजाक ना उड़ाने लगे। अब सब तरफ खामोशी थी। हर रिश्तेदार के छोटे से छोटे बच्चे भी ब्याह गए, मगर मैं आज भी उस काल्पनिक राजकुमार का इंतज़ार कर रही हूँ। माँ ने मेरे लिए ऐसे सपनों का महल खड़ा किया था जो कभी आबाद ही नहीं हो सका। वक्त की भी अपनी चाल होती है, पर लगता है वह मेरे दरवाजे पर आकर टिक गया है। माँ के बिना पापा असमय ही बूढ़े नजर आने लगे हैं। माँ के बाद घर भी संभालना था। इस वजह से लोगों ने कहा कि बहू आ जाएगी, फिर चाहे कुछ ही दिन बाद तुम बेटी की शादी कर देना। बहू तो आ गई, मगर इस घर में फिर मुझे सब भूल गए। वह भैया जो जान छिड़कता था बात बात पर झल्लाने लगा। भाई भाभी हर वक्त खुसुर पुसुर करते नजर आते। अब तो घर ज़्यादा पराया नजर आने लगा था। भाई के 2 बेटे भी हो गए थे। मंजिल का पता हो तो यात्रा कहीं से भी शुरू की जाए, मंजिल मिल ही जाती है, मगर मंजिल का पता तो हो। कुछ शब्द परिवार की मर्यादाओं पर सवालिया निशान लगा देते हैं, मगर भाभी उन सभी शब्दों को आसानी से बोल देती थी। भाई भाभी को लेकर क्या क्या सपने बुने थे, सब रेत के महल की तरह ढह गए। प्रिया तो सोच भी नहीं सकती। उस दिन जब पिकनिक थी, मैं जैसे ही घर पहुंची, दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। कहने लगे, बुआ दूध दो, मैगी बना दो। खैर उन दोनों को किसी तरह खिलाया। तभी बच्चे बोले कि मम्मी का फ़ोन आया है, बुआ से कहना डिनर बढ़िया सा तैयार रखे, हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। एक तो पिकनिक की थकान, ऊपर से घर के काम। मैं थक कर चूर हो गई थी। घड़ी पर नज़र डाली, रात के 11 बज रहे थे। मैं लेटी ही थी कि दोनों बच्चे मेरे ऊपर कूदने लगे। बुआ कहानी सुनाओ, बुआ कहानी सुनाओ। आयाओं से बदतर मेरी ज़िंदगी है। सारे दिन तुम्हारी चाकरी करती रहूं, नौकर बना कर रख लिया है तुम लोगों ने। कहकर मैं जैसे ही मुड़ी, देखा भाभी रौद्र रूप लिए खड़ी है। पता नहीं वे कब आ गई थी। वे चीखते हुए बोली, आप अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हैं, हमने आपको यहाँ ज़बरदस्ती रोका थोड़े ही है। तुम होती कौन हो भाभी मुझे रोकने वाली? ये मेरा घर है, यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? ओहो, यह आपका घर है तो मेरा घर कहाँ है? जिंदगी में यह भी सुनना पड़ेगा, वह भी अपने ही घर में कभी सोचा ना था। जिंदगी सवाल बनकर मेरे आगे खड़ी थी। अगर माँ ने झूठे सपने ना दिखाए होते तो मेरा भी एक घर होता, मेरे आंगन में भी खुशियाँ डेरा डालती। मगर मैं तो रूप गर्विता थी। जिन छोटे छोटे कजन्स के साथ बैठकर मैं सबका मजाक उड़ाया करती थी, कुछ ही सालों के अंतराल वे सब भी ब्याह गए। मेरी हंसी खोखली थी। मेरी आंख पढ़ने वाला कोई नहीं था जो मेरे अंदर का दर्द जान पाता। खिन्न मन से उठकर मैंने चेहरा धोया।
आईने में चेहरा देखा, कोई चमक ना थी। आंखों के नीचे स्याह घेरे हो गए थे। कभी कभी लगता है पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है। आज की घटना के बाद मैंने खुद को सबसे अलग कर दिया। पतझड़ के उम्रदराज पत्तों की तरह मैं सोच रही हूँ, इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी के सुनहरे लम्हे इन लोगों पर कुर्बान किए। पूरी पूरी तनख्वाह माँ के हाथ पर रखी, जिससे माँ बहू के लिए साड़ी जेवर बना गई थी। और आज इसी घर में यह 2 दिन की आई लड़की मुझे पराया बता रही है। मेरा अपने ही घर में सांस लेना भी दुभर हो गया था। जख्मों पर फाहे रखना, दरारें भरना नई पीढ़ी ने सीखा ही कहाँ है। खाली जगह का सन्नाटा मुझे भयानक लग रहा है। मेरे सपनों का राजकुमार न जाने कौन से देश में बस गया है कि आता ही नहीं। मेरे पैसों से ही घर चल रहा था। शायद माँ इस सहारे को खोना नहीं चाहती होंगी, तभी उन्होंने मुझे ऐसे सपने दिखाए जो खाली नींद में ही आते हैं। हकीकत से उनका दूर दूर तक नाता नहीं होता। सुरभि, अब तू सो जा, कल इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, कहकर प्रिया अपने घर चली गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई। भाभी के शब्द मेरे कानों में शीशा उड़ेल रहे थे। यह आपका घर है तो मेरा घर कौन सा है। जी तो चाहा उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, पर यह कर ना सकी। असफलताएं निर्णायक नहीं होते, ये वे पड़ाव हैं जिनसे होकर जिंदगी आगे बढ़ती है। सघन निराशा में से मुझे अपने लिए रोशनी ढूंढनी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर गहन अंधकार था। मैंने अपनी अटैची उठाई और आंखों में आंसू भरे चल दी उन रास्तों पर जो बेगाने थे। टैक्सी करके स्टेशन पर आ गई और लखनऊ का टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई। पापा से बिछड़ने का अफसोस था। गार्ड ने हरी झंडी दी। ट्रेन लोहे की पटरियों पर दौड़ने लगी। धीरे धीरे स्टेशन पीछे रह गया। पेड़ मकान सब छूटते जा रहे थे। यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी, पक्का इरादा कर लिया। प्रेम का रिश्ता निरंतर सींचना होता है, वरना डाल से सूखे पत्तों की तरह हर रिश्ते बिखर जाते हैं। माँ हमेशा कहती थी, सबसे मीठी है मीठी बात और सबसे कड़वी है कड़वी बात। ऐसे शब्द जो दूसरों का दिल दुखाए कभी मत बोलना बेटा। इस बात का मैं हमेशा एहतियात बरतती रही। लोग कहते भी थे कि तुम बोलते बोलते रुक क्यों जाती हो। मैं कहती, इसलिए कि कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं। लखनऊ पहुंचकर मैं अपनी जिगरी दोस्त दीक्षा के बंगले पर पहुंची। मुझे गले लगाकर वह बहुत खुश हुई। जल्द ही उसकी मदद से मुझे एक कोठी में 2 कमरे मिल गए और वह नौकरी भी उसी की स्कूल में मिल गई। माँ की तस्वीर मैंने अपनी मेज पर रख ली। मैं रोज़ माँ से पूछती, माँ बता मेरा घर कहाँ है। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। मुझे लड़ना था रोशनी के लिए। मैं भी अपने लिए जीना चाहती थी। एक दिन तेज हवाएं चल रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं गरम गरम चाय पी रही थी कि मेरे कानों में बहुत ही दर्द भरी सुरीली ध्वनि पहुंची। मैं झटके से उठी और बालकनी में आ गई। देखा एक युवक सामने वाली बालकनी में खंबे से सिर टिकाए दर्द भरी गजल गा रहा था। बरसों बाद मेरा दिल बेचैन हो गया। वह वहाँ नया नया किराएदार आया था। हर रात उसके दर्द में डूबे नगमे मैं अंधेरे में खड़े होकर सुनती। वह मुझसे बेखबर देर रात तक दर्द बिखेरता रहता। हमेशा उसकी पीठ ही मेरे सामने होती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे मैं बेचैनी से रात होने का इंतज़ार करने लगी हूँ। न जाने यह कैसे कोशिश थी। एक दिन मैं सुबह चाय की प्याली लेकर जैसे ही बालकनी में आई, मैंने देखा एक खूबसूरत सा बच्चा लिए वही लड़का उसे चम्मच से दूध पिला रहा है। मैं हैरान थी कि माँ कहाँ है जो यह दूध पिला रहा है। अचानक उस लड़के की निगाह भी मुझ पर पड़ी। हम दोनों ही हैरान थे। लड़का गठीले बदन का साधारण सा था, मगर उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें बहुत उदास थी। अब मैं अक्सर ही उसे कभी बच्चे को कपड़े पहनाते, कभी नहलाते, कभी दूध पिलाते देखा करती। जैसे ही वह बच्चा शिशु सदन में जाता, वह भी कार से ऑफिस चला जाता। धीरे धीरे वह बच्चा मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी दोनों को देखकर मुस्कुराकर हाथ हिला देती। एक दिन मैं जैसे ही बालकनी में आई, मैंने देखा वह बहुत उदास है। न जाने कौन सा पीड़ा से वह गुजर रहा था।
बच्चा भी 6-7 दिन से दिखा नहीं था। हाँ, उसकी दर्द भरी नज़में अब भी आधी रात को बदस्तूर जारी थी। मैं सो नहीं पाती थी। उसकी आवाज़ की दर्द की लज्जत मेरे सीने में उतर जाती थी। सुबह चाय लेकर मैं जैसे ही बालकनी में आई, मैंने देखा वह बच्चे को उठाए तेजी से कार की तरफ बढ़ रहा है। दरवाज़ा लॉक करके मैं भी वहाँ पहुँच गई। उसकी गहरी काली आंखों में वीरानी के सिवा कुछ ना था। वह धीरे से बोला, आयुष को कई दिनों से तेज बुखार आ रहा है। आज बेहोश हो गया। अस्पताल ले जा रहा हूँ। न जाने किस अधिकार से मैं बोली, मैं भी चलूँगी। उसने बिना किसी विरोध के गेट खोल दिया। शायद उसे भी सहारे की ज़रूरत थी। आयुष को मैंने गोद में ले लिया। 2 दिन 2 रात लगे। आयुष बिल्कुल अच्छा हो गया। दोनों रातों में वह उखड़ा उखड़ा और बेचैन रहा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था। एक दिन वह शाम को 5 बजे मेरे फ्लैट पर आया और बोला, माफ़ कीजिएगा, आपको एक तकलीफ़ देने आया हूँ। कुछ दिनों से छुट्टी पर था, मगर कल एक ज़रूरी मीटिंग है। अगर शिशु सदन के बाद उनकी आया आयुष को आपके पास छोड़ दिए तो क्या? यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी। मेरी शाम भी अच्छी कट जाएगी। आइए, एक कप चाय पी लीजिए। मैं बोली। हाँ, शायद इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, उसने कहा। मैंने चाय लाकर उसे दी तो उसने बहुत ही एहसान से मुझे देखा, फिर बोला, अरे घर में कोई नहीं है? आपके घर में भी तो कोई नहीं है। शायद हम दोनों ही अकेले हैं, मैं बोली। आयुष की मम्मी कहाँ है? मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। उसने एक आह भरी और बताने लगा, आयुष की माँ इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों ने अपनी पसंद की शादी की थी। दोनों के परिवार नाराज़ थे। सालों से किसी ने खबर नहीं ली। पत्नी की मृत्यु के समाचार पर भी परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। पत्नी को कैंसर हो गया था। 6 महीने में हमारा परिवार देखते देखते उजड़ गया। कहते कहते वह सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। परिवार जो इंसान की धुरी है, वह इतना कठोर हो सकता है? ना तो हमने चांद तारे मांगे थे, ना आलीशान महल, ना ही सपनों की ज़मीन मिली, ना कोई मुराद पूरी हुई। उनकी सबकी बद्दुआओं ने मेरे छोटे से घरौंदे के तिनके हवा में उड़ा दिए। कहकर वह छोटे बच्चों की तरह सिसक पड़ा। मैं घबरा कर उठी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने मेरा हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबा लिया, जैसे यह आखिरी सहारा वह छोड़ना नहीं चाहता था। पुरुष के प्रथम स्पर्श से मैं सिहर गई। अचानक वह उठा और अपने घर चला गया। दूसरे दिन मैंने छुट्टी ले ली। सही वक्त पर आयुष आ गया। उसे खाना खिलाकर पार्क में ले गई। ढेरों खिलौने दिलाए, मगर जब तक दीपक आए, नाम मैंने उनकी नेम प्लेट पर पढ़ लिया था, तब तक आयुष खाकर सो गया था। सुरभि जी, आयुष को दे दीजिए। मुझे माफ़ कीजिए, कल की हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप बैठिए। कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह लीजिए, चाय पीजिए। मैंने दीपक को तसल्ली दी और बोली, आज मैंने आपके लिए स्पेशल व्यंजन बनाई हैं। रोज़ तो ब्रेड या दलिया खाकर सो जाती थी। चाय पीते और खाना खाते हुए मैंने उसे अपनी सभी बातें बताई तो वह बोला, सच, हम दोनों के हालात कितने मिलते जुलते हैं। दीपक ने मेरे दर्द को परत दर परत समझा और मेरा हाथ थाम कर बोला, गुजरा अतीत टीस बनकर मुझे रुला रहा था, मगर सुरभि, अंधेरे में जो चिराग तुमने मेरे लिए जलाया ना, उसके सहारे अब मैं जी सकूंगा। उसकी मजबूत बाहें मेरे इर्द गिर्द थी। माया जाल से मैं बाहर आ गई थी। मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने था। उसके सीने में मुँह छिपाकर मैं महफूज थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी से। हम सब का दिन सुखमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत